हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 क्लास 12th का हिस्ट्री। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके पहले मैंने 9 चैप्टर का वीडियो डाला है। अगर आप उसे देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त भूमि कर या लगान इकट्ठा करने की प्रथा थी जो 1793 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस 1786-1793 जो यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में आए थे, उन्होंने चलाई थी। इसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि जमींदारों को अस्थायी रूप से दी गई इस भूमि कर व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें ना भूमि को जो है जमींदारों को दे दिया गया था स्थायी रूप से, जिसे उसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। नेक्स्ट, रैयत बारी बंदोबस्त क्या था? तो अंग्रेजी कंपनी ने भारत में लगान वसूल करने के अनेक ढंग चलाए। ठीक है, उनमें से रैयत बारी भी एक था, जिसमें इसमें सरकार का संबंध जमींदारों से न होकर रैयत या किसानों से सीधा होता था। जिसको आज हम लोग किसको क्या कहते हैं, रेती। ज़मीन खरीदने जाते हैं तो नहीं बोलते आजकल भी कि रेती प्लॉट, तो वही रेती जो रैयत है, किसान सीधा होता था, इसलिए ज़मींदारों को बीच में कुछ नहीं देना पड़ता था। इस प्रथा को मद्रास और बम्बई में लागू किया गया। इस व्यवस्था में लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। ठीक है, इसको जो लागू किया गया था हेक्टर मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया था। और एक और था महालवाड़ी बंदोबस्त हॉट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाड़ा पत्र क्या था। भाड़ा पत्र एक दस्तावेज था, ठीक है, जिसमें रैयत यह लिख कर देते थे कि वे साहूकारों से ज़मीन और पशु खेती करने के लिए भाड़े पर ले रहे हैं। ठीक है, वास्तव में यह ज़मीन और पशु रैयत का ही होता था और ऋण चुका पाने के कारण ऋणदाता ने हथिया लिए थे। अंग्रेज़ों ने कई तरीके से अपने यहाँ से लोगों के से लगान वसूलने का अथक प्रयास किया। ठीक है, जिसमें से एक ये भी था कि यहाँ जो ऋण नहीं चुका पाता, सबसे पहली बात लगान की दर काफ़ी ऊंची रखती थी, जिसके कारण आम जनता जो किसान लोग थे वो लगान चुका नहीं पाते थे। और जब लगान नहीं चुका पाते थे तो इसके बदले में अंग्रेज़ लोग किसानों से उनके जानवर ले लिया करते थे। और जानवर ले लेने के बाद फिर वही जानवर को दोबारा किसान लोगों को भाड़ा पे दिया करता था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने यहाँ के किसानों को चूसा। तो और फिर वही किसान से भाड़ा लिया जाता था, वही उन्हीं बैलों के बदले में। ठीक है, तो वही एक भाड़ा पत्र होता था जिसमें यह लिख कर देता था कि जो हम जानवर लेके जा रहे हैं वो हम खेती करने के लिए जा रहे हैं, फिर बाद में हम तुमको वापस कर देंगे। यानी कि किसान का ही जानवर और किसान को ही भाड़ा देना पड़ता था। तो आगे हम लोग देखते हैं संथाल कौन थे, उनके जीवन की 2 विशेषताएं बताइए। तो संथाल लोग राजमहल पहाड़ियों की तलहटी या निचले भागों में रहते थे। ठीक है, वे हल से जुताई करके खेती करते थे। उन्होंने मैदानों के ज़मींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए भाड़ा पर लगा देते थे। तो वही संथाल लोग थे। दक्कन दंगा आयोग से आप क्या समझते हैं? 1875 के बाद जो दक्कन में किसानों द्वारा दंगे किए गए, उनकी छानबीन करने के लिए भारत सरकार के दबाव डालने पर बम्बई की सरकार ने जो जांच आयोग बैठाया उसे दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पेश की गई थी। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वैसे भी महाराष्ट्र जो है दक्कन पठार पर स्थित है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा दक्कन दंगा महाराष्ट्र। और इसको जो हुआ था 1875 ईस्वी में, और इसकी जो रिपोर्ट जमा की गई थी वो 1878 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, जोतकार कौन होते थे? तो धनी समूहों के किसानों के जो समूह को जोतकार कहा जाता था। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन, धनी किसानों के समूह को जोतदार कहा जाता था, जो 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों की एक बड़ी मुसीबतों का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? तो इनके अलग कारण थे, जिसमें से मुख्य जो लिखा हुआ है, आरंभ में राजस्व की दरें और मांगें बहुत ऊंची रखी गई थी, क्योंकि सरकार सोचती थी कि बाद में राजस्व की मांगों को बढ़ाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, इसलिए शुरू से ही वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राजस्व की दर रखी थी। शुरू में ज़मींदारों को अपनी अपनी भूमियों के सुधार में अपने पास से बहुत धन व्यय करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप लगान का भुगतान करने के लिए उनके पास धन की कमी हो गई। तीसरा पॉइंट देखिए,
जमींदार लोग नए कानूनों को समझने में असमर्थ रहे, इसलिए वो राजस्व देने में कोताही करने लगे, जिसके कारण राजस्व की राशि बढ़ती चली गई। नेक्स्ट देखिए 1790 ईस्वी में, चौथा पॉइंट, 1790 ईस्वी के दशक में कृषि उपज की कीमतें प्रायः काफ़ी कम थी, इसलिए किसान जमींदारों को अपना कर चुकाने में असफल रहे। ऐसे में जब किसानों से धन प्राप्त नहीं हुआ तो वे आगे अंग्रेजी राजस्व अधिकारियों को धन कैसे चुका सकते थे। राजस्व की राशि को एक समान रहती थी, परंतु कई बार सूखा अकाल पड़ने पर अधिक वर्षा के कारण फसलें बर्बाद हो जाती थी, परंतु राजस्व वैसे का वैसे ही बना रहता था, जिसके प्रतिकूल परिस्थितियों में चुकाना काफ़ी कठिन हो जाता था। नेक्स्ट 6 नंबर, जमींदारों से सभी प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए थे और वे अपनी सैन्य टुकड़ियाँ भी नहीं रख सकते थे। इस प्रकार किसानों पर उनका नियंत्रण काफ़ी ढीला पड़ गया। ऐसे में किसानों से पैसा कैसे वसूल किया जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट, जमींदारों को कमज़ोर होते देखकर उनके गांव के मुखिया जोतदार या पंडप बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि अब उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ऐसे में जमींदारों या उनके प्रतिनिधियों, जिन्हें अमला कहते थे, उन किसानों से भूमि कर एकत्रित करना काफ़ी कठिन हो जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक हो जाते थे, क्यों नहीं चुका पाते थे, हालात ही इनको कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण वो चुका नहीं पाते थे। संथाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया, इसको हम लोग समझते हैं, क्यों आखिर विद्रोह किया। तो संथालों के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के कारण निम्न थे। तो उसमें से देखिए, इस तरह आप लोग को ना एग्जाम में पॉइंट बना के लिखिएगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। अब अन्यथा आप जैसे तैसे लिख देंगे ना, एक लेख की तरह डायरेक्ट लिख दीजिएगा इधर, जैसे हम यहाँ पर 1-2 पॉइंट दिए हैं। तो इस तरह अगर आप पॉइंट नहीं देते हैं तो आपका ऐसे नंबर तो मिलेगा, बट आपको लोग थोड़ा सा उसमें कटने की संभावना ज़्यादा रह जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा नंबर मिले तो आपको तरीका थोड़ा ध्यान में रखिएगा और अच्छे से लिखिएगा। देखिए, संथालों ने जिस भूमि को बड़ी कठिनाई से साफ करके खेती योग्य बनाया था, उस पर अंग्रेजों ने भारी भर कर लगा दिया। उधर साहूकार लोग भी ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों से मिलकर ऊंची दर से संथालों को कर्ज देने लगे। कर्ज ना मिलने पर वे भूमियों को हथियाने लगे थे। ठीक है। उधर जब जमींदार ने संथालों के निश्चित इलाके, जिसे दामिन एक कोह, इसको याद रखिएगा, दामिनों को इससे संबंधित था, तो संथालों के ज़मीन को दामिन एक कोह कहा जाता था, अपने अधिकार का दावा किया, तो संथाल लोग ब्रिटिश नीतियों से और भयभीत हो गए, क्योंकि उनके विचार में कुचेष्टा के लोग भी ब्रिटिश सरकार का हाथ था। चौथा पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार जैसे जैसे सुदृढ़ होती गई, उसने पहाड़ी क्षेत्रों को भी अपने दृढ़ नियंत्रण में लेने का प्रयत्न किया। ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक माना गया। ऐसे में जब संथालों के इलाके पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण करने की सोची, तो संथाल भड़क उठे और 1855-56 में ब्रिटिश सरकार के विरोध हो गया। यानी कि आप इसको कह सकते हो संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। इसके नेता कौन थे? सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, चारों भाई थे। तो मेनली जो भूमिका रहा उनका सिद्धो कान्हू का। पहाड़िया लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? पहाड़िया लोगों का निवास स्थान कहाँ होता था? तो पहाड़ियों के असली निवासी थे, वही जगह को अपने निजी संपत्ति थे। पहाड़ी लोग झूम खेती किया करते थे। ठीक है। और भूमि पर अपने फसलें उगाते थे। कुछ समय ज़मीन को खाली छोड़कर दाते मिट्टी उर्वरक बन जाते थे, ताकि उसको छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी मिट्टी उर्वरक बन जाए। कुदाल पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक बन गया था। ठीक है। इनका जीवन पूरी तरह जंगल की उपज पर निर्भर था। वे जंगलों से खाने के लिए फल तथा महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट था, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं आती है? तो किसानों संबंधी इतिहास लिखने में स्रोतों के दौरान आने वाली समस्याएं निम्न है। पहला देखिए, किसानों से संबंधित इतिहास लिखने में कई स्रोत हैं, जिनमें सरकार द्वारा रखे गए राजस्व अभिलेख, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा दी गई रिपोर्ट व पत्र पत्रिकाएँ, जिनमें हम सरकार की पक्षधर कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे रिपोर्ट जो थे, और अंग्रेजों के जो यात्रियों के विवरण और रिपोर्ट आदि भी इसमें शामिल रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह याद रखना होगा कि ये सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे दक्कन दंगा आयोग और क्या था, राजस्व स्तर पर विद्रोह का कारण था। ठीक है। संपूर्ण प्रस्तुत करने का आयोग ने यह सूचित किया था कि मांग किसानों के गुस्से की वजह से नहीं थी।
अब देखिए रिपोर्ट का मुख्य सार्वभौम दोष, इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह इस बात का स्पष्ट होती है कि अपनी वैश्विक सरकार यह मानने को कभी भी तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण भी उत्पन्न हुआ था। ये अंग्रेजों का हमेशा से नीति रहा था कि उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि इस कोई भी अगर दंगा या कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बहुमूल्य स्रोत हो जाता है। ठीक है, और इस सरकारी वृत्तांतों, अभिलेखों तथा संभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ साथ उनका मिलान करने, उनकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। पांचवा देखिए, औपनिवेशिक सरकार जनता में व्याप्त असंतोष तथा रोष के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने को कभी तैयार नहीं थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। थोड़ा आज देखिए वीडियो जो है ना थोड़ा आपको स्पीड में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा कुछ रीजन्स है जिसके कारण मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ। आप तो लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप उसको पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, उनकी कचहरियों की कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया, जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति भी छीन ली गई। नेक्स्ट इसी में है, समय के साथ साथ कलेक्टर कार्यालय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया और अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया। अब ये देखिए आपको उदाहरण आ गया जिसमें आपको अनुच्छेद जिसको कहा जाता है, और ये इसको आपको देख के पैसेज की तरह आपको बनाना, तो इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको बनाने का कोशिश खुद से करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन होगा जो आपको बता देते हैं अभी, इसमें ये जो क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी। अभी जो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये जमींदार समय पर ऋण चुकाने में क्यों चूक हो जाते थे, तो इसका आंसर जो मैंने आप लोग को पहले बताया इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको समझिए 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो 5वीं रिपोर्ट के बारे में इसमें दिया है कि 5वीं रिपोर्ट सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये 5वीं रिपोर्ट थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। संसद में पेश की गई थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में तथा क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। 800 से अधिक पृष्ठों में जमींदार रहितों की अर्जियाँ, विभिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरण से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियाँ शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये था आज का मेरा वीडियो जो क्लास 12 से का हिस्ट्री चैप्टर से 10 चैप्टर का था। तो ये आप लोग आशा करते हैं इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को दोबारा देखें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये अगर आप वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में तैयारी सबका मदद हो। ठीक है।